फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 में खत्म होने वाले क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने लगे हैं। हमारे पास अब इंडिया के 4 सबसे बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स हैं। इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। बैंकिंग में यूजुअली एक क्वार्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के अलावा ये क्वार्टर भी काफी हद तक पिछले क्वार्टर जैसा ही था, लेकिन थोड़ा जूम आउट करके देखें तो हमें यह समझ में आ सकता है कि ये क्वार्टर एक लंबे स्टोरी का एक सबसे नया चैप्टर है। हमने इस मंथ के शुरुआत में ही ऐसी एक स्टोरी कवर की थी जब हमने आरबीआई का इंडियन बैंकिंग का 2025 रिव्यू कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के 4 मेजर बैंक्स का फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। सबसे पहले हम चारों बैंक्स के नंबर्स देखेंगे, फिर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और बैंक्स पे इसके चेंजिंग रूल्स का इंपैक्ट भी समझेंगे। हम इंडियन बैंक्स के करंट डिपॉजिट प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम बैंक्स के लोन्स की क्वालिटी और इसके मिक्स के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चारों बैंक्स के नंबर्स देखते हैं और इनके लोन ग्रोथ से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर बैंक्स के लिए ये हेल्दी रहा, कुछ डिफरेंसेस के साथ। एक्सिस और कोटक ने अपने पीयर्स एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से ज्यादा हायर ग्रोथ रिकॉर्ड किया, लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह था कि एक छोटे बेस से ग्रो हुआ है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इंडियन बैंकिंग के स्टेबल एंकर्स हैं जो इंडस्ट्री एवरेज रेट्स पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हेडलाइन लोन ग्रोथ नंबर्स लोन मिक्स क्वालिटी जितने इंप्रेसिव नहीं हैं। हम थोड़ी देर में इसे भी डिस्कस करेंगे। लोन ग्रोथ के बाद आते हैं बैंक डिपॉजिट्स। लोन ग्रोथ के लिए इसकी जरूरत होती है। यहां एक्सिस और कोटक में लगभग 15% का स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ हुआ। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का डिपॉजिट ग्रोथ इनसे स्लो था। इस स्लो स्पीड का कारण इन दोनों बैंक्स का बड़ा साइज हो सकता है। इसका एक और कारण यह है कि पूरे सिस्टम में डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। बैंक का चीप मनी का सप्लाई बहुत कम है, बल्कि इनके लिए इसका ऑपोजिट शायद सच हो सकता है। अगर डिपॉजिट्स लोन ग्रोथ के साथ नहीं बढ़ पाते तो बैंक्स को दूसरे ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं, जैसे ये दूसरे जगहों से बोरो कर सकते हैं या ये सेम डिपॉजिट बेस के अगेंस्ट अपने बैलेंस शीट पे प्रेशर ले सकते हैं। नहीं तो ये अपने डिपॉजिट रेट्स अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे बैंक्स में एक प्राइस वॉर शुरू होता है और साथ ही साथ इन बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बिगड़ जाता है। हम इसे भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है मार्जिन्स। बैंक के नेट मार्जिन्स हेल्दी हैं, लेकिन लगता है अभी इनका ग्रोथ रुका हुआ है। ये कुछ हद तक नए रेट एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है। दिसंबर 2025 में रेपो रेट कट किया गया। इससे बैंक के लिए एक यूनिक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। लोन्स के यील्ड्स यूजुअली रेट कट पे जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और ये तुरंत कम हो जाते हैं, लेकिन डिपॉजिट कॉस्ट्स धीरे कम होते हैं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स के रेट्स रिड्यूस होने में टाइम लगता है। तो बैंक का इनकम लाइन तो जल्दी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इसके फंडिंग कॉस्ट्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसके कारण शॉर्ट टर्म में सबके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। लास्ट में आता है एसेट क्वालिटी। हेडलाइन जीएनपीए नंबर्स रफली 1.2 to 1.5% के आसपास हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वार्टर कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए। कुछ रेगुलेटरी इश्यूज और क्लासिफिकेशन इश्यूज के कारण बैंक्स के प्रोविजंस बढ़ गए। इसके कारण बैंक्स के बोरोअर्स के टाइमली पेमेंट्स के बावजूद इनके रिपोर्टेड नंबर्स खराब लगने लगे, और हम अब इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया के पूरे इकोनॉमिक हिस्ट्री में आरबीआई ने इंडियन बैंक्स के लिए यह मैंडेटरी किया है कि इनके लेंडिंग का एक हिस्सा देश के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर जैसे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को जाएं। इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल कहते हैं। अब आरबीआई इन लोन्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में स्ट्रिक्ट हो रहा है। पहले बैंक्स एग्री के लिए कुछ लोन्स देते थे और इन्हें पीएसएल कैटेगरी में काउंट कर लेते थे, लेकिन आरबीआई को लगा कि बैंक्स ने ये लोन्स गलत तरीके से कैटेगराइज कर दिए थे। तो अब इस गलती से अनसर्टेनिटी कम करने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को और पैसे प्रोविजन करने कहा है। ऐसे इन लोन्स के बैड लोन्स बनने से प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है। आईसीआईसीआई पे इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इसे 1238 करोड़ रुपीस का एग्री पीएसएल पूल पे नॉन कंप्लायंस के लिए एक स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन बनाना पड़ा। एचडीएफसी को भी सेम पैटर्न से डील करना पड़ा, लेकिन छोटे स्केल पे। इस पे भी एक 500 करोड़ रुपीस का वन टाइम एग्री पीएसएल कंप्लायंस इंपैक्ट पड़ा। लेबर कोड प्रोविजंस का भी बैंक्स पे सेम इंपैक्ट पड़ा। इन चेंजेस के कारण बैंक्स के लिए सेम वर्कफोर्स लेवल मेंटेन करना अब ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि ये बैंक्स के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देते हैं। ये भी बैंक पे एक वन टाइम इंपैक्ट है। अब चलिए बैंक के डिपॉजिट्स के प्रॉब्लम को समझते हैं। ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स के लिए उनके डिपॉजिट्स उनके लोन्स के स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं
और इस प्रॉब्लम के लिए कोई आसान सॉल्यूशन भी नहीं है। एक्सिस के हिसाब से ये एक 1 क्वार्टर मिसमैच नहीं है जो खुद से ठीक हो जाएगा। इसके मैनेजमेंट को लगता है कि डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ को वापस मैच करने में लगभग 1.5 साल लग सकते हैं। कोटक ने अपने डिपॉजिट ग्रोथ प्रॉब्लम को और ब्रॉडली फ्रेम किया। किसी बैंक के डिपॉजिट्स पे सिर्फ तब प्रेशर नहीं पड़ता जब इसके कस्टमर्स इसके कंपटीटर बैंक में स्विच करते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कस्टमर्स स्टॉक मार्केट या कमोडिटीज में ज्यादा पैसे लगाते हैं। बेसिकली सिंपल सा स्टेबल सेविंग्स अकाउंट अब एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट के अगेंस्ट compete कर रहा है। HDFC ने एडमिट किया कि अपने डिपॉजिट एम्बिशंस मीट नहीं कर पाए और इन्होंने इसका कारण भी बताया। ये एग्जिस्टिंग मार्केट रेट्स पे बल्क डिपॉजिट्स के लिए पे नहीं करना चाहते थे, भले ही ये आसानी से ऐसा कर सकते थे। हर बैंक का अपने डिपॉजिट लिमिटेशन के बारे में अलग व्यू है और इनका इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्लेबुक भी उसी हिसाब से अलग है। HDFC इस प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर स्टिकीनेस के स्लो तरीके से ठीक करना चाहता है। ये अपने पुराने बैंक ब्रांचेस पे बेट कर रहा है। जैसे जैसे ये ब्रांचेस मैच्योर होते हैं ये और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। और इसने अपने अर्निंग्स कॉल में इस बात का एविडेंस भी दिया है कि ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। इसके 5 to 10 ईयर विंटेज ब्रांचेस के डिपॉजिट्स 5 साल पहले से 3 गुना हो चुके हैं। बैंक के 1300 से ज्यादा ब्रांचेस हायर प्रोडक्टिविटी बकेट में शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 4800 ब्रांचेस जो पिछले 5 सालों में बने हैं वो ऑलरेडी इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनफैक्ट HDFC के लिए इवन क्रेडिट कार्ड्स एक डिपॉजिट फनल जैसे काम करते हैं, सिर्फ लेंडिंग प्रोडक्ट्स जैसे नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कार्ड कस्टमर्स अपने कार्ड स्पेंड से 5 गुना के डिपॉजिट्स मेंटेन करते हैं। इससे ये दिखता है कि HDFC का हर प्रोडक्ट इसके बैंकिंग रिलेशनशिप्स को और डीप बनाता है। वहीं कोटक अपने डिपॉजिट्स को ज्यादा स्टेबल बनाने पे फोकस कर रहा है। ये अपने कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट लिंक्ड सेविंग्स कम कर रहे हैं और फिक्स्ड रेट सेविंग्स पुश कर रहे हैं। इससे ये डिपॉजिट रेट कस्ट से कम अफेक्ट होंगे और कम वॉलेटाइल भी, भले ही इसके मार्जिन्स पे प्रेशर पड़े। कोटक के सेविंग्स अकाउंट बैलेंसेस एक और कारण से वीक हैं, जो कि थोड़ा बोरिंग है। ये पैसे बैंक से गए नहीं हैं, ये बस दूसरी जगहों में रखे गए हैं। कस्टमर्स अपने सेविंग्स अकाउंट में एक लिमिट सेट करते हैं और जैसे ही इनके सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस इस लिमिट से ऊपर जाता है तो इनके पैसे अपने आप एक फिक्स डिपॉजिट में चले जाते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाते हैं। अगर पैसे इस लिमिट से कम हो जाते हैं तो पैसे फिक्स डिपॉजिट से वापस इनके सेविंग्स अकाउंट में आ जाते हैं। तो देखने में सेविंग्स अकाउंट कम होते हैं और करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट या कासा रेशियो खराब दिखता है, लेकिन बैंक अपने कस्टमर्स मेंटेन करता है, भले ही ज्यादा कॉस्ट पे। ICICI के केस में रिटेल कस्टमर स्ट्रेस के कारण डिपॉजिट्स वीक नहीं है। इसकी वीकनेस का ज्यादातर हिस्सा इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स बैलेंसेस के कारण हुआ, खास करके किसी PSU बैंक के डिपॉजिट जैसे गवर्नमेंट टाइप फ्लोट्स के कारण। ये बैलेंसेस बहुत बड़े होते हैं, तो जब ये हट जाते हैं तो हेडलाइन डिपॉजिट्स एक्चुअली जितने गिरते हैं उससे ज्यादा बुरे दिखने में लगते हैं। इन सारे केसेस में बैंक्स बस डिपॉजिट्स की क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये कभी भी हायर डिपॉजिट रेट्स देके और मार्जिन सैक्रिफाइस करके डिपॉजिट्स बढ़वा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो जाता है। बैंक्स अब डिपॉजिट्स की क्वांटिटी जितना फोकस या इससे भी ज्यादा डिपॉजिट्स के क्वालिटी पे कर रहे हैं। और इन बैंक लोन्स के क्वालिटी और मिक्स का फिलहाल कंडीशन क्या है? यहाँ हाई यील्ड हायर वॉलेटिलिटी लोन्स से लोअर यील्ड लोअर रिस्क लोन्स में एक शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ बिना किसी कोलैटरल वाले रिस्की अनसिक्योर्ड लोन्स का ग्रोथ कम हो रहा है, इसकी जगह कम रिस्की ग्रोथ इंजिन्स जैसे कॉर्पोरेट्स और SMEs के लोन्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। वैसे अनसिक्योर्ड रिटेल एक हाई रिटर्न प्रोडक्ट होता है जब ये ठीक से बिहेव करता है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये बिहेव करना बंद करता है, जैसे अभी हो रहा है, तब प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। कोविड के समय से बैंक्स इस सेगमेंट को लोन्स देने के बारे में बहुत एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि इस सेगमेंट से हाई यील्ड और हाई ग्रोथ दोनों एक्सपेक्टेड थे। लेकिन फिर सिचुएशन बदल गया, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन बुक्स का रिस्क इसके रिवॉर्ड से ज्यादा हो गया। इसके कारण इस सेगमेंट ने रेगुलेटर का अटेंशन भी अट्रैक्ट किया। बैंक्स इस रिस्क के अचानक आने की जगह इससे अभी डील करना चाहते हैं, इसीलिए ये जल्दी एक्ट कर रहे हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ पे एक लिमिट लगा रहे हैं, उन सेगमेंट्स पे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं जहां स्ट्रेस के अर्ली साइंस दिख रहे हैं और दूसरे लोन प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं। जैसे ICICI का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्रेडिट कार्ड बुक सिक्वेंशली कम हुआ और पर्सनल लोन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। लेकिन ये नॉर्मल डिमांड का जाना नहीं है, बल्कि ये ICICI का साइकिल के पीक पे रिस्की लोन्स पे लिमिट लगाने का तरीका है, खास करके तब जब इसके पास दूसरे ग्रोथ इंजन्स भी हैं। वहीं एक्सिस ने हाई ग्रोथ रिटेल लोन से कॉर्पोरेट्स और SMEs के होलसेल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट किया है।
बैंक ने अपने मार्जिन कंप्रेशन के लिए इस शिफ्ट को भी एक कारण कहा, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिससे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने लोअर यील्ड कॉर्पोरेट एसेट्स लिए हैं, ग्रोथ के लिए थोड़ा मार्जिन डाइल्यूशन एक्सेप्ट किया है और ये अनसिक्योर्ड रिटेल में एक नैरेटिव प्रॉब्लम अवॉइड कर रहे हैं। कोटक के हिसाब से इसका अनसिक्योर्ड लोन बुक स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन बैंक ने रूरल, फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस जैसे स्पेसिफिक स्ट्रेस पॉकेट्स भी पॉइंट आउट किए हैं। इस क्वार्टर कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन बैंक जिन पॉइंट्स पे फ्रिक्शन फेस कर रहे हैं वो बढ़ गए हैं। तो इन सब के बेसिस पे हमें अगले क्वार्टर किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? पहला, आरबीआई के रेट कट का पूरा इंपैक्ट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। लोन यील्ड्स पहले गिरते हैं और डिपॉजिट कॉस्ट्स में एक लैग होता है। Q4 में ये टाइमिंग मिसमैच क्लियरली दिख सकता है। दूसरा, क्या पीएसएल कंप्लायंस के आसपास का नॉइज बढ़ता है या कम होता है? इससे बोरोवर बिहेवियर चेंज नहीं होता, लेकिन इससे बैंक के बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ता है। आइडियली सारे बैंक्स की कमेंट्री के हिसाब से भी ये ना बढ़ना ही बेटर होगा। फिर आते हैं बैंक डिपॉजिट्स। प्रॉब्लम बस ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये भी है कि बैंक्स बिना प्राइस वॉर्स ट्रिगर किए इन्हें बढ़ा सकते हैं या नहीं। हमें बैंक की फंडिंग और इसके इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पे ध्यान रखना होगा। आखिर में है बैंक्स का एसेट मिक्स। अनसिक्योर्ड रिटेल पे फोकस कम हुआ है और कॉर्पोरेट्स को दिए जाने वाले सिक्योर लोन्स को पुश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ये शिफ्ट कितने समय के लिए रहेगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आफ्टर ऑल, अगर कॉर्पोरेट लोन्स बढ़ते हैं तो बैंक्स को दूसरे कंपनीज के साथ भी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने चाहिए और क्रॉस सेलिंग के थ्रू नए फी पूल्स भी बनाने चाहिए। आपको क्या लगता है, बैंक्स के ऑपरेशंस में करंट कंडीशंस के कारण कौन सी चेंजेस आ सकते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।